दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ के शर्मनाक सिलसिले के बीच कई विपक्षी दलों की ओर से जिस तरह इस योजना को वापस लेने पर जोर दिया जा रहा है, वह एक तरह से आग में घी डालने वाला कृत्य है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करने वाले राजनीतिक दलों में वह कांग्रेस सबसे आगे है, जिसने इस देश की सत्ता पर लंबे समय तक शासन किया है और जो इससे कहीं अच्छी तरह अवगत है कि देश के सैन्य ढांचे में व्यापक बदलाव समय की मांग है। क्या कांग्रेस को यह पता नहीं कि भारतीय सेना के तीनों अंग किन समस्याओं से दो चार हैं और उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना कितना आवश्यक है? यह समझ आता है कि अग्निपथ योजना के कुछ प्रावधानों में संशोधन परिवर्तन की मांग की जाए, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि उसे वापस लेने की जिद की जाए। विपक्षी दल ऐसी जिद करके एक तरह से उन युवाओं को भड़काने का ही काम कर रहे हैं जो अराजकता का परिचय दे रहे हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे इस खुली अराजकता के विरोध में कुछ कहने के बजाय किंतु परंतु के साथ युवाओं के अराजक व्यवहार को सही बताने की कोशिश करते दिख रहे हैं। क्या इससे अधिक गैर जिम्मेदाराना राजनीति और कोई हो सकती है? एक ऐसे समय जब दुनिया के सभी प्रमुख देश अपनी सेनाओं की औसत आयु कम करने, संख्या बल घटाने, सेवा शर्तों में बदलाव करने, वेतन पेंशन खर्च में कटौती करने के साथ उनका आधुनिकीकरण करने में लगे हुए हैं, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि भारत ऐसा कुछ न करे, और वह भी तब जब सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। यदि विपक्षी दल इन तथ्यों से अनजान बने रहने का दिखावा करना चाहते हैं कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों के वेतन एवं पेंशन में खप जा रहा है और उसके चलते सेनाओं के आधुनिकीकरण का लक्ष्य पीछे छूटता जा रहा है, तो इसका यही अर्थ निकलता है कि वे राष्ट्रहित से अधिक महत्व अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को दे रहे हैं। अब जब यह स्पष्ट है कि विपक्षी दल अग्निपथ योजना के विरोध में उत्पात मचा रहे युवाओं की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तब फिर सरकार को हालात संभालने के
लिए और अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। इस क्रम में उसे यह भी दृढ़ता से प्रदर्शित करना होगा कि वह इस योजना में आवश्यक सुधार करने के लिए तो तैयार है और कर भी रही है, लेकिन भीड़ तंत्र के आगे झुकने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता। चेंज। उत्तराखंड के लिए वर्षा काल सबसे ज्यादा चुनौतियां लेकर आता है। इस दौरान चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, खासकर तब तो और भी जब 2 साल बाद न सिर्फ पर्यटन सीजन बल्कि चार धाम यात्रा भी अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रही है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी को भी संबल देती है, इसलिए उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। चारों धाम के प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र में होने के कारण यहाँ प्रकृतिजन्य मुश्किलें भी उतनी ही व्यापक हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थलों पर भी यही बात लागू होती है। यह किसी से छिपा नहीं है कि राज्य का पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। वर्षा काल में बाढ़, बादल फटना व भूस्खलन जैसी घटनाएं यहाँ कब घट जाएं कहा नहीं जा सकता। हालांकि प्राकृतिक घटनाओं पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन सतर्क रहकर इन घटनाओं के असर को न्यून तो किया ही जा सकता है। इसके लिए जितनी सतर्कता बरतने की जरूरत सरकार एवं शासन को है, उतनी ही प्रशासन समेत अन्य विभागों को भी, खासकर आपदा नियंत्रण विभाग, NDRF, SDRF, पुलिस, BRO, दूरसंचार आदि विभागों पर तो वर्षा काल में सबकी नजरें टिकी रहती हैं। इन विभागों के बीच तालमेल का जरा भी अभाव इस दौरान बड़े संकट का कारण बन सकता है। हालांकि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद से सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इस दिशा में अभी और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सुकून वाली बात यह है कि नई सरकार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठा रही है। पिछले दिनों भारी वर्षा के चलते भूस्खलन होने के कारण यमुनोत्री व केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले राजमार्ग व पैदल मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिससे कुछ दिन यात्रा भी प्रभावित हुई। ऐसे में सरकार ने न सिर्फ राजमार्ग व पैदल मार्ग को दुरुस्त कर यातायात बहाल करने में तत्परता दिखाई, बल्कि तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा। हालांकि यह तो महज प्रकृति का संकेत मात्र था। वास्तविक चुनौतियां तो अब खड़ी होने वाली हैं, जिनसे निपटने के लिए तैयारियां भी व्यापक स्तर पर करनी होंगी। आपदा से जुड़े विभागों के बीच तालमेल पर भी विशेष
ध्यान देना होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।